कितनी बार बोला है आपको, मेरा इंतज़ार मत किया करें, नाश्ता कर लिया करें। शाहनवाज ने बेजारी से वजिया को देखते हुए कहा और कुर्सी घसीट कर नाश्ते की टेबल पर बैठा। वजिया व्हील चेयर पर मौजूद नाश्ते की टेबल पर इसी का इंतज़ार कर रही थी। ले देकर एक यही वक्त तो होता है कि जब तुम बिज़ी नहीं होते और हम दोनों एक साथ नाश्ते के बहाने कुछ पल बात कर लेते हैं। वजिया ने अपने शौहर को देखकर कहा, जिसकी उम्र इस वक्त 47 साल के लगभग होते हुए भी वो अपनी उम्र से कम लगता था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बढ़ती हुई उम्र ने इसकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखार पैदा कर दिया था। वजिया, आप मुझे बिज़ी होने के ताने देंगी, जबकि इसकी ज़िम्मेदारी भी आप खुद ही हैं। ना आप खुद अपने लाडले बेटे को अपनी तन्हाई का रोना रोकर यहाँ पाकिस्तान बुलाती, ना वो सदा का जज़्बाती इंसान अमेरिका में सेटल सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ था, ना मुझे अपने बिज़नेस को मज़ीद टाइम देना पड़ता। शाहनवाज अब वजिया से नाराज़ होता हुआ बोला, क्योंकि अजहाद को पाकिस्तान आए 4 माह हो चुके थे, मगर यहाँ आकर इसने अभी तक अपनी कंपनी में एक कदम तक नहीं रखा था। मैं अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगी हूँ। शाहनवाज, वजिया ने आज़ाद अजहाद को पाकिस्तान वापस बुलाने की वजह बताई, मगर वही शिकवा नहीं कर सकी कि शाहनवाज खुद अब वजिया को पहले की तरह टाइम नहीं देता था, ना बात करता था। शादी के 27 सालों में इसने अपने आप को मासूर महसूस नहीं किया था, मगर अब वजिया को अपनी मासूरी खलने लगी थी। बचपन से इसकी एक टांग में नुक्स था, जो कि काफ़ी इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ था। तो फिर आप मुझे बताएं, क्या इलाज करूं मैं आपके अकेलेपन का? इतना फैला हुआ बिजनेस, खुद भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास बैठ जाऊं? वजह प्लीज़, अब हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, आप अपनी उम्र देखें और कुछ मेच्योरिटी का सबूत दें। शाहनवाज अधूरा नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ गया, जबकि वजिया आंखों में नमी लिए हल्का सा मुस्कुराई। एक वक्त वो था जब शाहनवाज ने 20 साल की उम्र में अपनी वालदा की सख्त मुखालफत के बावजूद अपने से 5 साल उम्र में बड़ी मासूम तायजाद से शादी करने की जिद की। लोगों की हैरत करने के बावजूद इसने न सिर्फ बर्फबारी से अपने इस रिश्ते को निभाया, बल्कि वजह का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखा। शादी के 1 साल बाद ही आधार पैदा हुआ और उसके 5 साल बाद कोमल। मोहब्बत करने वाले शौहर के बाद जब वजह की ज़िंदगी में इसके बच्चे आए तो वो ख़ुद को खुशनसीब तस्वुर करने लगी। वो माज़ूर होने के बावजूद ज़िंदगी में खुश और मुतमईन थी। अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होने की वजह बाप की जायदाद की वो अकेली वारिस थी। शाहनवाज भी हैसियत में से कमतर हरगिज़ नहीं था, बल्कि वजिया के हमपल्ला ही था। मज़ीद मेहनत और जद्दोजहद से तरक्की के मनासिल तय करके वो इस मुकाम पर पहुंचा था कि इसने अपना आप मनवा लिया था। मगर 1 साल पहले वजह की ज़िंदगी ने अजीब पलटा खाया था। अपनी अकलौती बेटी को यूं बेगानों सी हालत में देखकर वजिया अंदर ही अंदर खुलती रहती। कोमल को इस हालत में देखकर अजहर ने तब भी पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, मगर तब शाहनवाज इसे सख्ती से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वही एक होटल में खोलने का इरादा रखता था। मगर 4 माह पहले वजिया फ़ोन पर अजहर से बात करती हुई काफ़ी रोई। इसके एक हफ्ते बाद ही अजहर शाहनवाज को बताए बगैर सब कुछ छोड़ छाड़ पाकिस्तान वापस आ गया था। वाह, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज़! वाकई हन्नैन, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ गई। तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से इजाज़त मिल गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बरीरा ने एक्साइटेड होते हुए हुनैन से कहा, क्योंकि हुनैन बहुत कम ही कॉलेज फ्रेंड्स की किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करती थी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बहन थी, जो उसको कहीं आने जाने की परमिशन नहीं देती थी। इजाज़त कैसे नहीं मिलती, भूख हड़ताल करके खूब रोना डाला था। मिन्नतें करने से तो आप ही बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। हुनैन बरीरा को बर्थडे प्रेजेंट थमाते हुए बताने लगी। पार्टी ड्रेस वेयर करने की बजाय वो कैजुअल कैपरी और डार्क पर्पल कलर के टॉप में बरीरा की बर्थडे अटेंड करने आई थी। ज़्यादा बनना संवरना और मेकअप करना भी नवीन इसे अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि आम हुलिये में भी इसका हुस्न ये हुनर रखता था, आराम से सबकी तवज्जो अपनी तरफ मुतम्मिल कर सके। उफ़, तुम्हारी सिस्टर का भी समझ नहीं आता यार, आखिर इतनी सख्ती में क्यों रखा हुआ है उन्होंने तुम्हें, और तुम भी तो अपनी सिस्टर से कितना डरती हो। बरीरा हुनैन को दाखिली रास्ते से अंदर की तरफ ले जाती हुई बोली। बरीरा ने अपनी बर्थडे एक मशहूर होटल में अरेंज करवाई थी। पूरा होटल तो नहीं, होटल का एक हिस्से में पार्टी अरेंज की गई थी। बरीरा, मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपनी बहन से बल्कि प्यार करती हूँ इन्हें, और देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने मुझे पाला ही है।
मम्मा के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त मुझे याद भी नहीं है। आप ही खुद भी 8 साल की थी जब मम्मा हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। और रही बात सख्त गुस्सा करने की, तो वो जो भी कुछ करती हैं आई थिंक्स मेरे ख़्याल से करती हैं। कभी-कभी महसूस होता है मगर आदत हो गई है, इतना बुरा नहीं लगता। हुनैन बरीरा को बताते हुए मुस्कुराने लगी मगर इसकी मुस्कुराहट में भी उदासी का अंसर शामिल था। शायद अपनी माँ के ज़िक्र पर। ओफ़ो! अब तुम उदास मत हो जाना प्लीज़। रूमा और शारिक कोने वाली टेबल पर बैठे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बरीना इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा, वैसे तो नवीन ने हुनैन को लड़कों से दोस्ती अलाउ नहीं की थी, मगर शारिक इसकी पूरी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि पढ़ाकू और नहायत शरीफ किस्म का लड़का था। इसलिए वो नवीन की परमिशन पर वो इससे बातचीत कर लेती थी या पढ़ाई में हेल्प ले लेती। मेरा नंबर निशवा को क्यों दिया तुमने फंसी? वैसे इसकी शक्ल देखकर कोफ्त होती और आज सुबह से वो मुझे कॉल कर कर के बेजार कर रही है। होटल में मौजूद वो तीनों टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर पुरजमान थे। तभी आज़ाद के मोबाइल पे निशवा की कॉल आने लगी, जिसे काटता वो फंसी से पूछने लगा, तो तूने कब से लड़कियों का लिहाज करना शुरू कर दिया? नशवा को भी सुनाते जैसे पिछले दिनों अलीना को सुनाई थी। मुकर्रम हथात का तपा हुआ चेहरा देखकर इससे कहने लगा, मैं लिहाज उस नुशवा का नहीं कर रहा बल्कि इस फसी का कर रहा हूँ जिसकी वो फ्रेंड है। और अलीना की तो बात ही ना कर, बिला वजह इसका चिपकना जहर लगता है मुझे। अजहर सर झटकता हुआ कहने लगा और साथ ही टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करने लगा। निशवा ने खुद मुझसे तेरा नंबर मांगा था, वो तुझसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड लगी तभी मैंने तेरा नंबर दे दिया। फंसी एनर्जी ड्रिंक पीता हुआ अजहात को बताने लगा, कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं इससे फ्रेंडशिप करने में। अजहात सिगरेट का धुआं उड़ाता फंसी को देखकर कहने लगा, तो तू लड़कियों में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है मेरे भाई? कहीं अमेरिका जाकर तेरा जायका तो नहीं बदल गया? मतलब माँ का लाडला बिगड़ गया? मुकर्रम के हाँकने पर जहाँ फंसी ने कहकमा मार के हंसा हंसा, वहीं अजहात ने भी हंसते हुए टेबल पर रखी सिगरेट का डिब्बा खींचकर मुकर्रम को खींच के मारा। बको नहीं ज़्यादा तुम लोगों के नेचर का नहीं तुम लोगों को की तरह का नेचर नहीं है मेरा, जो है लड़की पे बिला वजह मर बैठूँ। एक कैलिबर है मेरा, यूँ हर लड़की को लिफ्ट करवाना मुझे पसंद नहीं। 6 फीट की हाइट पे चेहरे के संजीदा नकुश इसकी शख्सियत को मुनफरिद नहीं मगरूर भी बनाते थे। और तेरा कैलिबर इस लड़की के बारे में क्या कहता है, वहाँ जहाँ पर्पल कलर के टॉप पे खड़ी है? मुकर्रम ने दूर खड़ी हुनैन की तरफ इशारा किया, जो कि तेज़ म्यूजिक की वजह से बाहर की साइड आकर नवीन की कॉल अटेंड कर रही थी। हाइट छोटी है, असाद इसकी 5 फीट 2 इंच हाइट को देखकर सरसरी सी इस पर डालता हुआ बोला और नजरों का जाविया दूसरी से कर लिया। मगर कुछ था जो वो दोबारा हुनैन को देखने पर मजबूर हुआ। शायद इसके चेहरे के हसीन नकूश या फिर इसकी मुस्कुराहट, जो कि एक सेकंड के लिए वहाँ दूसरी टेबल पर मौजूद 2 साला बच्चे को देख कर आई थी, या फिर इसकी आंखें। फसी, मुकर्रम और अतहा तीनों ही हुनैन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे, जो कि अपने मोबाइल को कान पर लगाए नवीन से बात कर रही थी। तेरा कैलिबर जो भी कहे, मेरा कैलिबर तो ये कहता है पहली फुर्सत में इसका सेल नंबर लेने की ट्राई करना चाहिए। फसी हुनैन को देखता हुआ उठने लगा, ज़्यादा जज्बाती न बन, चुप करके बैठ जा। पिछली बार का वो मौका भूल गया जो सलमान की शादी में किसी हसीना को छेड़ने पर इसके मंगेतर ने तेरे मुंह पर रसीद किया था। मुकर्रम ने फसी को 1 माह पहले होने वाली बेइज्जती याद करवाई, जिस पर फसी खामोश होकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मुकर्रम और असाद दोनों हंसने लगे। ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कम से कम सलमान की शादी में इस हसीना से बात करने की ट्राई तो मारी थी। अगर तुझ में हिम्मत है आज़ाद, इस हसीना से तो नंबर लेकर दिखा, मान जाऊँगा। फंसी आज़ाद को चैलेंज करता हुआ बोला, छोड़ यार बच्ची लग रही है। आज़ाद दोबारा हनैन को देखता हुआ बोला, क्योंकि वो दिखने में ही वो स्कूल या कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। खैर ये बच्ची तो कहीं से नहीं है, ये बोल तुझ में गर्ड्स नहीं है। फसी आज़ाद को बोलता मुकर्रम को आंख मारने लगा। फसी की बात सुनकर आज़ाद दोनों उबरू ऊंची करके इसे देखता हुआ कुर्सी से उठा। हुनैन, जो कि नवीन से मोबाइल पर बात करके वापस बरीरा की बर्थडे वाले पोर्शन में जा रही थी ताकि इसे बाय बोल दे, क्योंकि नवीन रास्ते में थी, वो हुनैन को लेने आ रही थी। हेलो। हुनैन को अपने पीछे किसी लड़के की आवाज़ सुनाई थी। भला इसे यहाँ कौन पुकारेगा, ये सोचकर हुनैन बगैर मुड़े मस्जिद आगे बढ़ने लगी।
हनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अजहार दोबारा हुनैन से मुखातिब हुआ और हुनैन अपने निकनेम पर चौंक पड़ी। अब वो हैरत से अजहार को देखने लगी। कौन है आप? मेरा नाम कैसे जानते हैं? हुनैन के लिए चेहरा अजनबी था और अजनबी लोगों से वो बात नहीं करती थी, मगर सामने खड़े शख्स ने इसे इसके नाम से पुकारा था। तुमने मुझे पहचाना पहचाना? मैं अजहार। अजहार ने नाम तो कोई भी नहीं, फिर ये लड़की कैसे कह गई कि उसका नाम जानता था? यकीनन इसके हनी कहने पर इस लड़की ने ऐसा कहा होगा। जब भी आज़ाद ने इसे जान पहचान निकालने का सोचा। आज़ाद कौन? सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। हुनैन को वाकई याद नहीं आया वो कौन था, इसलिए वो जानने के लिए मुड़ी। हनी डियर, मैं तुम्हारी सिस्टर का फ्रेंड हूँ, अजहाद। अजहाद इसको जाता हुआ देखकर जो मुँह माया बोल किया। हुनैन दोबारा रुकी। आप ही के फ्रेंड हैं आप? हुनैन स्माइल देकर बोली, यकीनन वो नवीन नवीन के ऑफिस का कुलीग होगा, जब भी वो उसका नाम चाहता था। और फ्रेंड्स भी दिया। हुनैन की मुस्कुराहट आज़ाद गौर से देखने लगा। वो अच्छी खासी खूबसूरत थी। अब पहचाना मुझे, और सुनाओ कैसी हो, स्टडी कैसी चल रही है? आज़ाद दिल ही दिल में हंसता हुआ अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखता हुआ हुनैन से बातें करने लगा। मैं ठीक हूँ, एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए, आप यहाँ कैसे? हुनैन इसकी पहली बार का जवाब दिए बगैर इससे मुस्कुराकर बात करने लगी, क्योंकि वो अब भी नहीं पहचान पा रही थी कि वो नवीन का कौन सा ऑफिस कुलीग है। हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। अनी, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था, तुमसे कुछ बात करनी थी। असाद ने एक नज़र दूर बैठे फंसी और मुकर्रम पर डाली और दोबारा हुनैन से मुखातिब हुआ। मेरा नंबर? मगर मेरा नंबर आपको क्यों चाहिए? हुनैन थोड़ी हैरतज़दा होने के साथ कंफ्यूज होकर पूछने लगी। बताया तो है, अभी कुछ बात करनी थी, ज़रूरी बात, यूँ समझ लो कुछ सीक्रेट बताना है तुम्हें। आज़ाद इसको संजीदगी से देखता हुआ बोला, ज़रूरी बात बतानी थी, सीक्रेट? मुझे तो आपकी कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही है। एक मिनट, कहीं आप कुछ ज़ुनैरा आपी के बारे में तो नहीं बताना मुझे? उन्होंने पहले कन्फ्यूज़ फिर कुछ सोच कर एकदम चौंक कर बोले, ऑफ कोर्स यार, इसी के बारे में तो शेयर करना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारी बहन की, जिसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। आज़ाद समझ गया था कि ज़ुनैरा इसकी बहन का नाम है। अब वो आसानी से नंबर दे देगी। मिस्टर आज़ाद, अगर मेरी बहन का नाम ज़ुनैरा होता तो मैं तब भी आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं देती। हुनैन आज़ाद को देखती हुई सीरियस अंदाज में बोली। उसकी बात सुनकर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मतलब वो लड़की इतनी सीधी भी नहीं थी। हुनैन अपने सामने खड़े इस बदतमीज़ इंसान को देखने लगी, जो अब शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। हुनैन वापस जाने के लिए मुड़ी। ओके, नंबर नहीं दो अपना, मगर एक बात तो सुनती जाओ। आज़ाद हुनैन को जाता देखकर अचानक इसका हाथ पकड़कर कहने लगा। हुनैन आज़ाद के यूं अचानक हाथ पकड़ने पे हैरानगी से मुड़ी थी, मगर इससे पहले उसे कुछ बोलती। हाथ छोड़ो इसका। आज़ाद को एक नस्वानी आवाज़ अपनी पूछ से सुनाई थी। इसे मुड़कर देखा तो एक 26 साल लड़की दोनों हाथ बांधे संजीदगी से देख रही थी। हुनैन नवीन को देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बॉडीगार्ड हो उसकी? आज़ाद अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर पूछने लगा। मैं बहन हूँ उसकी। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? नवीन ने आगे बढ़कर हुनैन का हाथ आज़ाद के हाथ से आज़ाद करवाया। अब वो आज़ाद के सामने खड़ी इससे पूछने लगी, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड? सिर्फ एक लम्हे के लिए वो चौंका था कि सामने खड़ी लड़की हनी की बहन है, मगर दूसरे लम्हे वो कॉन्फिडेंस से नवीन को बोला, जबकि आज़ाद की बात पर हुनैन आंखें फाड़े से देखने लगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं तो जानती तक नहीं हूँ इसे, कौन है ये? उन्होंने फ़ौरन आपसे तुम पर आ गई थी और गुस्से में साथ की तरफ देखती हुई बोली। यकीनन वो अपनी बहन से डर गई थी, जब वो नवीन को देखती अपनी सफाई भी दे रही थी। रिलैक्स हनी, घबरा क्यों रही हो? आखिर कभी ना कभी तो हम तुम्हारी आपी को मालूम होना ही था ना हम दोनों के बारे में। उन्होंने सदमे से आज़ाद को देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में साफ शरारत नाच रही थी। यकीनन वो कोई बहुत बड़ा कमीना था, जो नंबर ना मिलने पर उल्टा इसे फंसा रहा था। हनी, बाहर जाकर कार में बैठो। नवीन आज़ाद को देखती हुई हुनैन से मुखातिब हुई। आज़ाद अभी बिना खौफ के नवीन को देख रहा था। हुनैन नवीन की एक आवाज़ पर वहाँ से चली गई। आइंदा मेरी बहन से बात करने की या फिर इससे फ्री होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझे इसके आसपास भी भटकते हुए नज़र आए तो। नवीन इसे गुस्से में देखती वार्न करने लगी। तो जितने गुस्से में नवीन आज़ाद को देखकर बोली थी, इतनी संजीदगी से आज़ाद पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर नवीन से पूछने लगा, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम खुद को आईने में पहचान नहीं पाओगे। नवीन अपने सामने खड़े किसी अमीरजादे की बिगड़ी हुई औलाद को धमकाते हुए बोली, आपी जी, आपकी इस धमकी को मैंने चैलेंज समझ कर एक्सेप्ट किया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।
आज़ाद मुस्कुराहट उछालता हुआ नवीन के गुस्से को मजीद हवा देकर वहाँ से चला गया। बदतमीज़, नवीन दिल ही दिल में आज़ाद को बोलती होटल से बाहर निकल गई। यार क्या ज़रूरत थी इस बेचारे को फंसाने की। देखा नहीं इसकी बहन कैसे खौन-खान नज़रों से तुझे घूर रही थी। अब न जाने उस हसीना का घर जाकर क्या हाल करेगी। फंसी और मुकर्रम जो कि नवीन के आने पे थोड़े फासले पे खड़े होकर इनकी सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। फंसी हुनैन पर तरस खाता हुआ बोला, जिस पर अज़ाद हंसने लगा। बहुत अच्छा होगा जो इसकी बहन घर जाकर इसकी अच्छी सी क्लास ले। ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी मेरे सामने। अज़ाद टेबल से अपना सिगरेट और लाइटर पॉकेट में रखता हुआ बोला, बहुत ही ज़ालिम है यार तू तो। और वो जो तूने इसकी बहन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इसका क्या करना है अब? अब की बार मुकर्रम आज़ाद को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर आज़ाद मुस्कुराया, तुम दोनों तो काफ़ी सीरियस हो गए हो। चलो चलते हैं। आज़ाद कार की चेन उछालता हुआ इन दोनों को कहकर बाहर निकल गया। कौन था वो लड़का और कब से जानती हो उसे? नवीन घर के अंदर दाखिल होने के साथ हुनैन से सख्ती से पूछने लगी। आप ही कसम ले ले, मैं इसको नहीं जानती, वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। हुनैन नवीन की सख्त तेवर देखती हुई उसे अपनी सफाई देने लगी। तुम इसको नहीं जानती और वो तुम्हारा निक नेम भी जानता है? सच सच बताओ हनी मुझे। नवीन हुनैन का हाथ सख्ती से पकड़कर इसे सोफे में बैठाती हुई बोली, आई स्वेयर मैं सच कह रही हूँ, इसे मेरा नाम कैसे पता है मुझे नहीं मालूम। नवीन के इस तरह पूछगछ करने पर अब हुनैन को रोना ही आने लगा। मेरे सामने वो अपने आप को तुम्हारा बॉयफ्रेंड कह रहा है और तुम कसम खा रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। नवीन को गुस्सा तो वो हुनैन पर मज़ीद चीखती हुई बोली, ऐसा इसने इसलिए बोला क्योंकि मैंने अपना सेल नंबर देने से इनकार कर दिया था। हुनैन ने शूज़ उतारकर अपने दोनों पाँव सोफे पर रखे और अब सर घुटनों पर टिका कर रोने लगी। तो वहाँ पर इससे खड़े होकर बातें करने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम्हारे इस तरह रोने से मैं नरम हरगिज़ नहीं पड़ने वाली। जानती नहीं हूँ तुम आजकल के लड़कों को कितने बेहुदा और बदतमीज़ होते हैं, और इस लड़के की आंखों में तो शर्म नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ दोबारा देखा तो न सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होगी बल्कि जल्द से जल्द किसी भी तुम्हारी शादी कर दूंगी। नवीन इसको मज़ीद सुनाती हुई अपने कमरे में चली गई और हुनैन घुटनों में सर रखकर रोने लगी। चंद महीने पहले इसका इंस्टीट्यूट जाना भी नवीन ने इसलिए बंद किया था। वहाँ से कोई लड़का इसका पीछा करते घर आ गया था, मगर इस लड़की की किस्मत अच्छी नहीं थी जो वो नवीन के हाथ लग गया, और नवीन ने इस लड़के के जूतों से वो दुर्गत बनाई कि दोबारा कभी वो उनके फ्लैट के आसपास भी नहीं भटका। मगर हुनैन का इंस्टीट्यूट जाना बंद हो गया क्योंकि एहतियात अच्छी चीज़ होती है। हुनैन के बचपन में ही इसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। नवीन खुद भी इस वक्त ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर नन्ही सी हुनैन को इसी ने पाला था, और 4 साल पहले फ़िरोज़ मिर्ज़ा बाप का भी इंतकाल हो चुका था। इसलिए हुनैन के लिए नवीन ही इसकी माँ और बाप थे। ले जाओ ये नाश्ता, कोमी ने एक बार कह दिया। वो सिर्फ नाश्ते में कैंडीज खाएगी तो बस कैंडीज ही खाएगी। आज़ाद जिम से एक्सरसाइज करके वापस आया, तभी बर्तन टूटने की आवाज़ आई जो यकीनन कोमल ने उठाकर फेंके होंगे। आज़ाद अपने कमरे में जाने के बजाय कोमल के रूम में चला आया, जहाँ कौसर नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़े चुन रही थी। क्या हो गया मेरे बेबी को, सुबह सुबह इतना सारा गुस्सा? आज़ाद अपने से 5 साल छोटी बहन को बच्चों की तरह बहलाता हुआ इससे पूछने लगा। ये गंदी आंटी है, मेरे को झूठ बोलकर नाश्ता करवाती है कि नाश्ता करने से कोमी जल्द बड़ी हो जाएगी। कोमी बड़ी हो चुकी है भाई, ये देखो कोमी बेड पर बैठती हूँ तो इसके पाँव ज़मीन को छूते हैं। कोमल अपने से 1 साल छोटी कौसर को आंटी कहकर इसकी शिकायत आज़ाद से करने लगी, और वो बेड से नीचे पाँव लटका कर बैठती आज़ाद को अपनी बात का यकीन दिला रही थी कि वो बड़ी हो चुकी है। मेरी जान, सुबह सुबह कैंडीज तो गंदे बच्चे खाते हैं, और अभी अभी तो कोमी ने खुद कहा है कि वो बड़ी हो चुकी है। अब कोमी अपने भाई के साथ नाश्ता करेगी, फिर भाई और कोमी फुटबॉल खेलेंगे। कौशल जल्दी से मेरा और कोमी का नाश्ता यही कोमी के रूम में लेकर आओ। 1 साल हो चुका था कोमल के दिमागी तवाज़ुन को बिगड़े हुए। कभी कभी वो छोटी बच्ची बनकर बच्चों की तरह रिएक्ट करती तो कभी घुटनों घुटनों खामोश रहती। कभी कभी इसे फिट्स पड़ते, ऐसी सूरत हाल में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती। तब इसको संभालना या काबू करना मुश्किल हो जाता। आज़ाद ही था जो इसको इसके मूड के हिसाब से हैंडल करता। साल भर से इसका साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा था। मुख्तलिफ थेरेपी, कन्वर्सेशन और दवाओं के ज़रिए इसका इलाज जारी था, मगर अभी तक कोमल को इससे कोई अफाका नहीं पहुंचा था। सर, कोई अब्बास नामी शख्स आया है, कह रहा है आपका दोस्त है। आज़ाद कोमल को बहलाकर नाश्ता करवा रहा था, तब कौसर रूम में आती हुई बोली, इसको बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आज़ाद कोमल को नाश्ता करवाता हुआ बोला, 1 हफ्ते पहले अब्बास और आज़ाद की इत्तेफाक की मुलाकात हुई थी।
आज़ाद की कार ख़राब होने पर अब्बास ने उसको अपनी कार में लिफ्ट दी थी, जिसमें बातचीत के दौरान इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। गुफ्तगू के दौरान ही आज़ाद को मालूम हुआ था कि अब्बास चंद माह पहले बैरून मुल्क से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है। तुम शायद यकीन नहीं करो, मैं आज ही सोच रहा था तुम्हें फ़ोन करने का। असद अब्बास से बलकवे खैर होता हुआ कहने लगा। यकीन ना करने वाली कौन सी बात है, इत्तेफाक से मुझसे तुम्हारा नंबर मिस हो गया था, मगर घर का एड्रेस याद था तो सोचा आज फ्री हो तो तुमसे मिल लिया जाए। असद ने इसे बैठने का इशारा किया तो अब्बास सोफे पर बैठता हुआ बोला, ऐसा सोचकर तो तुमने बहुत अच्छा किया। और सुनाओ, घर मुकम्मल हो गया तुम्हारा? अजहद अब्बास से पूछने लगा। अब्बास ने ड्राइविंग के दौरान अजहद को बताया था कि वो यहीं अपना ज़ाती घर बना रहा है। कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम बाकी है, आराम से 2 माह लग जाएंगे घर को मुकम्मल होते हुए। अब्बास अजहद को बताने लगा। मगर तुमने तो लास्ट टाइम बताया था, आई थिंक तुम जहाँ पेइंग गेस्ट हो इस जगह को छोड़ रहे हो। अजहद आंखें सुकड़ कर याद करते हुए से पूछने लगा। मैं नहीं छोड़ा, लैंडलेडी को इश्यूज़ है, इन्हें लग रहा कि अकेले आदमी का रखना ठीक नहीं, तो बस आज अपने रेजिस्टेंस के मसले को हल करने के लिए निकला था, सोचा तुमसे मुलाकात हो जाए। अब्बास इसे सारी बात तफसील से बताता हुआ बोला, हद है, अगर इश्यूज़ आ रहे थे तो एग्रीमेंट क्यों किया? आखिर ये बताओ, फिर तुम्हारा रेजिडेंस का मसला हल हुआ? आज़ाद को सोचा और अब्बास से पूछने लगा। आज़ाद में यहाँ पाकिस्तान में इतना किसी को नहीं जानता, बस एक जानने वाले ने बोला था वो रात बताएगा मुझे इसकी नज़र में कोई वो रात में बताएगा मुझे इसकी नज़र में कोई घर है। तो अब्बा आज़ाद को तफसील से बताने लगा। चलो फिर ऐसा है कि तुम यहाँ हमारी NKC में शिफ्ट हो जाओ, मालूम नहीं तुम्हारे जानने वाला अपराध तक क्या जवाब देता है। आज़ाद बैठे बैठे अब इसका मसला सॉल्व करता हुआ बोला, अरे नहीं यार, ऐसा भी कोई मसला नहीं है, कहीं ना कहीं तो रहने की जगह मिल ही जाएगी। अब्बास इसकी पेशकश पे एकदम बौखलाता हुआ बोला, हाँ तो जब मिल जाएगी तो जगह तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाना, अभी यहाँ पर रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज़ाद फ्रैंक अंदाज में बोला, क्योंकि अब्बास इसे नेचर वाइज शरीफ और सीधा लगा था। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मुनासिब नहीं लग रहा, आई मीन तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। अब्बास हिचकिचाता हुआ बोला, अगर मेरी फैमिली में से किसी को प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें ऑफ़र ही नहीं करता। आ जाओ, तुम्हें अपनी एनकेसी दिखाता हूँ, कल अपना सामान ले आ जाना, जब तक एनकेसी की सफाई भी हो जाएगी। आज़ाद सोफे से उठता हुआ बोला, ओके, मगर मेरी एक शर्त है, मैं यहाँ पे करके रहूँगा। अब्बास भी सोफे से उठता हुआ रिलैक्स हुआ, क्योंकि इसकी रिहाइश की एक मसला था जो कि हल हो चुका था। तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमसे किराया लूँगा। आज़ाद मुस्कुराता हुआ अब्बास को देख कर बोला, बगैर पे किए मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगेगा। अब्बास भी मुस्कुराता हुआ बोला, ओके यार, कैसी देख लो, फिर तुम्हें दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी से मिलवाता हूँ। आज़ाद की बात सुनकर अब्बास कन्फ्यूज होकर इसे देखा, अरे अपनी मदर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद हंसता हुआ बताने लगा तो अब्बास भी मुस्कुरा दिया।